नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौटाला से मैं हिंदी प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, हिंदी की कक्षा में आज हम जिस अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस अध्याय का नाम है भारत माता। बच्चों, ये पाठ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित है, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पाठ पर चर्चा करने से पहले हम लेखक परिचय यानी नेहरू जी का जीवन परिचय जो है उस पर चर्चा करते हैं, प्रकाश डालते हैं। बच्चों, नेहरू जी का जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। बहुत ही संपन्न परिवार था इनका। पिता इनके पेशे से यानी व्यवसाय से वकील थे, वकालत करते थे और इतने संपन्न परिवार में जन्म लेने के कारण इनकी अधिकांश शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर हुई थी। अध्यापक इन्हें घर पर पढ़ाने के लिए आते थे। इसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये इंग्लैंड चले गए थे, जहां हैरो और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। वहां रहते हुए ही यानी इंग्लैंड में रहते हुए ही इन्होंने वकालत की पढ़ाई प्रारंभ कर दी थी। जब इनका भारत में आना हुआ तो गांधी जी से जब ये मिले तो गांधी जी के विचारों का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसी वजह से वो स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल हुए। बच्चों, गांधी जी पर इनका इतना प्रभाव हुआ कि ये अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर यानी अध्ययन को बीच में ही छोड़ करके भारत लौट आए थे और 1929 में लाहौर में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन के ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। वहां इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग इन्होंने वहीं की थी। नेहरू जी का जो झुकाव है वो समाजवाद की ओर था। साथ ही बच्चों से इन्हें बहुत लगाव था। बच्चे इन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाया करते थे। भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित होने के बाद यानी 1947 में जब ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने न केवल देश का आर्थिक और औद्योगिक विकास किया, इसके साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में भी इन्होंने विशेष प्रयास किए। साथ ही नेहरू जी ने विश्व शांति के लिए पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया। मानवतावाद, अहिंसावाद के ये प्रबल समर्थक थे और इसके साथ साथ इन्होंने विश्व शांति के लिए पंचशील के सिद्धांतों का समर्थन किया यानी पंचशील के सिद्धांत जो हैं वो नेहरू जी द्वारा ही दिए गए हैं। इनकी मुख्य रचनाओं की अगर बात की जाए, इनकी पुस्तकें जो हैं उन पर अगर चर्चा की जाए तो मेरी कहानी जो आत्मकथा के नाम से है, इसके साथ ही विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, ये हमारा जो अध्याय है भारत माता, ये इसका ही यानी हिंदुस्तान की कहानी का ही 5वां अध्याय है। पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये अंग्रेजी में थे, इनका बाद में हिंदी रूपांतरण किया गया था, अनुवाद किया गया था। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता और लड़खड़ाती दुनिया, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें लड़खड़ाती दुनिया में इनके लेखों और भाषणों को एकत्र किया गया है, उनका संग्रह किया गया है। नेहरू जी की मृत्यु जो है 1964 में हुई थी। बच्चों, ये जो अध्याय है यानी ये जो पाठ भारत माता जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो नेहरू जी ने इसमें बताया है कि जब वो जलसों में जाया करते थे, समारोह में जाया करते थे, तो वो वहाँ लोगों से किस प्रकार की बातें किया करते थे। भारत इतने बड़े क्षेत्र में फैले होने के बावजूद यानी भिन्न भिन्न प्रदेशों में बंटा होने के बावजूद भी एक क्यों है, इसकी संस्कृति ने किस प्रकार इसको जोड़ रखा है, उस पर ये बात किया करते थे। लोगों का जो रवैया है या लोगों की जो सोच है उसको जाना करते थे। साथ ही भारत माता से क्या अभिप्राय है, इसमें भी इस पाठ में चर्चा की गई है। भारत माता से लोगों का क्या अभिप्राय था, लोग क्या समझते थे, ग्रामीण संस्कृति के लोग भारत माता का अभिप्राय क्या लेते थे और नेहरू जी की इसके बारे में क्या धारणा थी, इस बात पर इस पाठ में चर्चा की गई है। तो बच्चों, आओ आज इस पाठ को हम समझते हैं, इसकी विषय वस्तु को साथ साथ पढ़ेंगे और हम चर्चा करेंगे। बच्चों, इस पाठ में नेहरू जी ने बताया है कि किस प्रकार जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर जब काटता रहता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा किया करता था।
कि हिंदुस्तान क्या है, भारत क्या है। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है, यानी भरत नाम के एक राजा हुए थे जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता था क्योंकि वहां के सुनने वाले कुछ ज्यादा सियाने थे, यानी पढ़े लिखे लोग होते थे और उन्हें इस बात की जानकारी थी, जो पढ़ते लिखते हैं तो उन्हें ये भी शिक्षा से ये ज्ञान था कि भरत के नाम पर नाम इसका भारत पड़ा। और उन्हें दूसरी ही किस्म की गिजा की जरूरत थी। गिजा यानी खुराक या ऐसी बातों की आवश्यकता थी। वो इस बात पर चर्चा करना नहीं चाहते थे कि भारत और हिंदुस्तान क्या है। लेकिन किसानों से, जिनका नजरिया महदूद था, महदूद यानी सीमित था, किसान लोग जब ऐसे जलसों में मिला करते थे जो एक सीमित सोच रखा करते थे, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मैं इस देश की चर्चा किया करता। नेहरू जी जो हैं उनसे भारत और हिंदुस्तान पर चर्चा किया करते, जिसकी आजादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, यानी ये स्वतंत्रता से पूर्व की बात है। और बताता कि किस तरह से देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता, उन मुद्दों पर चर्चा करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण यानी दक्षिण तक, बच्चों ये तद्भव शब्द है, तत्सम से बना हुआ, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसां थे, यानी वो बातें जो भारत के चारों दिशाओं में बसे हुए किसानों की एक जैसी समस्याएं थी, एक जैसे मसले हुआ करते थे। और स्वराज्य का भी जिक्र करता, यानी स्वतंत्रता की भी बात किया करता, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था, यानी स्वतंत्रता पूरे भारतवासियों की आवश्यकता थी। तो मैं इस बात पर भी उनसे जिक्र किया करता। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से ही सवाल करते हैं, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबी, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे। कैसे पूंजीपति लोग उन्हें अपने शिकंजों में, अपने जाल में फंसा लेते थे। जमींदार और महाजन उन्हें कुछ धन दे करके, ऋण दे करके बदले में कितना सारा ब्याज उनसे वसूला करते थे। महाजन और उनके कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गूंथी हुई थी, यानी सभी किसानों की एक जैसी समस्याएं थी जो आपस में गूंथी हुई थी, मानो एक दूसरे में ही उलझी हुई थी। उस डड्डे के साथ, यानी उस बोझ के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, क्योंकि ये सब इसी कारण से था क्योंकि विदेशी लोगों का हम पर आधिपत्य था, कब्जा था, अधिकार था, और इस वजह से हम चाहकर के भी ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते थे। इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था, सभी किसान इससे मुक्त भी होना चाहते थे। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी सोचें जिसका कि हम एक जुज हैं, एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है, खंड है। हम न केवल भारत के बल्कि एक इस विश्व का हिस्सा है। तो हम सिर्फ अपने बारे में नहीं, इस देश के बारे में, इस समाज के बारे में और इस पूरी दुनिया के बारे में सोचे। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी करता, जो ऊहापोह चल रही थी, जो इन देशों में नए विचार आ रहे थे, जो क्रांतियां हो रही थी, उनकी भी मैं बात किया करता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता कि कैसे उन देशों में वैचारिक और वैज्ञानिक परिवर्तन आ रहे हैं, और कहता कि अमेरिका ने कैसी कैसी तरक्की की है। यह काम आसान नहीं था, यानी निरक्षर भारत के किसानों को समझाना भी, निरक्षर लोगों को समझाना भी मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि लोग इन क्रांतियों से बिल्कुल अपरिचित थे। लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि कुछ न कुछ जानकारी कहीं न कहीं से भारत के इन किसानों को थी। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे। बच्चों, जैसे हम बात करें, मैं अनपढ़ या अशिक्षित उस समय में लोगों को ये बताऊं कि ऐसे हवाई जहाज उड़ते हैं, तो भले ही लोग हो सकता है विश्वास ना करें, पर जिन लोगों ने महाभारत, रामायण आदि में सुन रखा था कि ऐसे पुष्पक विमान उड़ा करता था जिसमें राम जो हैं लंका से वापस हमारे देश में लौट कर आए थे, अयोध्या आए थे, तो ऐसे महाकाव्यों के उदाहरणों से वो इन क्रांतियों से या इन वैज्ञानिक परिवर्तनों से कुछ न कुछ परिचित भी हो पाते थे या स्वीकृति भी उनकी हुआ करती थी।
जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी। यानी जब मैं जलसों में जाता तो कुछ लोग ऐसे भी होते जिन्होंने इस विश्व का, या ये कहें कि कुछ देशों का या भारत के ही कुछ तीर्थों का भ्रमण कर रखा था। तो ऐसे लोगों से भी मुलाकात होती और वे लोग बताते कि कैसे उन्होंने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संस्कृतियों को या नए नए परिवर्तनों को होते हुए देखा है। जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर तीर्थ फैले हुए हैं, वहां पर भ्रमण करके लौटे हुए लोग भी मिलते, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में, यानी जो भी बड़े बड़े युद्ध हुए थे उनमें जो शामिल हुए थे, ऐसे सिपाही मिलते। और धावों के सिलसिले में विदेशों में जिन्होंने नौकरियां की थी, ऐसे भी लोग मुझे मिला करते थे विदेशों में जो नौकरी करके आ चुके थे। तो ये लोग विदेशों में होने वाली उथल पुथल या परिवर्तनों से जानकारी रखने वाले थे। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, यानी 1930 के बाद जो विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी मंदी आई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे कि कैसे विदेशों में इस तरीके से परिवर्तन हुआ, कैसे औद्योगिकरण हुआ है, किस प्रकार लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है, और कैसे एक शासन सत्ता को उखाड़ फेंक कर लोगों का राज्य यानी लोकतंत्र कैसे, प्रजातंत्र कैसे कायम हुआ। तो ऐसी बातें मेरे द्वारा जब उनसे चर्चा की जाती तो लोगों की कुछ न कुछ समझ में भी आ जाती थी। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोरों के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से यानी भारत माता की जय से क्या मतलब है, यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें बड़ा कुतूहल होता, यानी उनके मन में क्या होता, उत्सुकता होती और ताज्जुब यानी हैरानी भी होती। कुछ जवाब न पढ़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या फिर मेरी तरफ देखते कि शायद कोई साथी बता दे या फिर लेखक यानी नेहरू जी ही बता दे कि भारत माता कौन है। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, खेती करता आया था, उसने जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है, इस पृथ्वी से है, भूमि से है। कौन सी धरती? नेहरू जी ने जब ये सवाल किया कि वो किस धरती को भारत माता मानते हैं, क्या उनके सूबे की, उनके प्रांत की, या उनके गांव की, या देश की, कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती, जिले की, सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती? तो इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहां तक कि वे ऊबकर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं, यानी नेहरू जी ही उन्हें बता दें कि भारत माता या भारत भूमि से क्या अभिप्राय है। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है, यानी इसके क्षेत्र जहां तक इसका विस्तार है इससे भी ज्यादा भारत है, यानी भारत माता का अभिप्राय इससे भी ज्यादा है। इसके एरिया यानी इसके क्षेत्र भूमि के अलावा यहाँ पर मुख्य रूप से जो नदी हैं, जंगल है, पहाड़ हैं, प्राकृतिक वनस्पति जो भी है, खेत हैं, यहाँ के पशु पक्षी जीव जंतु, जहाँ से हमें अन्न प्राप्त होता है वो हमारे खेत जो हैं, ये सभी चीजें हमें क्या है, प्यारी हैं। परंतु आखिरकार जिनकी गिनती होती है, जिन्हें संख्या में गिना जाता है या जिन्हें हिंदुस्तानी कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है, वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग, यानी उनके जैसे से अभिप्राय है वो ग्रामीण किसान लोग जो बहुत कम जानते हैं, और नेहरू जी ने बताया है कि मेरे जैसे शिक्षित लोग भी हैं। तो हम सबसे मिलकर के क्या बनी है, ये भारत भूमि या भारत माता बनी है जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, यानी इन सभी करोड़ों लोगों से मिलकर ही भारत माता शब्द जो है प्रचलन में आया है, या भारत माता से अभिप्राय इन करोड़ों लोगों से ही है। और भारत माता की जय से क्या मतलब हुआ कि इन करोड़ों लोगों की जय जयकार, यानी हम भारत माता की जब जय बुलाते हैं तो उसमें न केवल भारत भूमि की जय बुलाई जाएगी, उसमें हम सभी लोग सम्मिलित हैं, यानी हम सभी भारतीयों की जय, और उसमें मैं भी हूँ, मेरी भी जय। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति किसी भी मायने में कम नहीं है, उसका उतना ही महत्व है जितना यहाँ के पहाड़ों का, जंगलों का, यहाँ के खेतों का, पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का, जो भी प्राकृतिक संपदा है, उसी प्रकार हर व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके स्थान यानी इसके क्षेत्र के साथ साथ हर व्यक्ति की अहमियत है। मैं उनसे कहता
कि तुम इस भारत माता के अंश हो, हिस्से हो, एक अंग हो। एक तरह से तुम ही भारत माता हो। जैसे शरीर का निर्माण अंगों से मिलकर होता है, तो वैसे ही इस भारत भूमि का ये कहें कि भारत माता को भी अगर हम जानेंगे तो हम सभी भारतीयों से ही जानी जाएगी भारत माता भी। तो मैं उन्हें मानो महसूस करवाता कि आप किसी भी मायने में कम नहीं है, हम लोगों से ही मिलकर ये भारत भूमि बनी है। और अगर हम सभी प्रयास करें तो इस भारत माता को आजाद करवाया जा सकता है। जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, यानी उनमें एक स्वाभिमान की भावना पैदा होने लगती। उन्हें ये लगता कि हमने एक बहुत बड़ा रहस्य जान लिया हो। उन्होंने मानो कि उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो, ऐसे वो स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते, मानो एक बहुत बड़े राज पर से पर्दा उठ गया हो। इस तरह का भाव उन भारतीयों के, उन किसानों के चेहरों पर आने लगता। तो नेहरू जी ने बताना चाहा है कि कैसे भारत के भोले किसान जो हैं स्वयं को सामान्य मानते हैं, परंतु वो ये नहीं जानते थे कि किस प्रकार उन सब का होना भी उतना ही अहम है जितना यहाँ की भूमि का या शिक्षित लोगों का सभी लोगों की एक सी अहमियत है। और भारत भूमि, भारत माता जो है भारतीय लोगों से ही मिलकर बनी है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को कम नहीं आंके, ये इस पाठ में समझाने की कोशिश नेहरू जी ने की है। तो बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं पाठ से जुड़े हुए इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे, ये पाठ के साथ पाठ से संबंधित पहला प्रश्न है। तो नेहरू जी ने स्पष्ट किया है कि अक्सर जब मैं जलसों में जाता था, समारोह में जाता था, तो वहाँ जो उपस्थित लोग होते थे और मुख्य रूप से वे लोग जो ग्रामीण संस्कृति से जुड़े हुए थे, अशिक्षित लोग कह सकते हैं, या उस समय में जो किसान लोग हुआ करते थे, उनसे वो भारत की चर्चा किया करते थे कि हिंदुस्तान क्या है, भारत क्या है, उससे वो क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। नेहरू जी जब किसानों से मिलते थे तो वे चर्चा किया करते थे कि भारत से क्या अभिप्राय है, हिंदुस्तान से क्या अभिप्राय है, यानी हिंदुस्तान का क्या अर्थ वो समझते हैं। इसके साथ वो पूछते थे कि भारत माता की जय जो आप कहते हो, तो इसमें भारत माता आप किसको समझते हो। जब किसान कहते थे कि भारत माता से अभिप्राय भारत भूमि से है, तो वे फिर पूछते थे कि भारत भूमि से क्या अभिप्राय है। क्या वो भूमि जिस पर वो निवास करते हैं, खेती करते हैं, या उनके सूबे की, प्रांत की भूमि, उनके प्रदेश की भूमि, या ये संपूर्ण भारत भूमि, किसे वो भारत माता समझते हैं। इस प्रकार के प्रश्न नेहरू जी जो हैं वो किसानों से किया करते थे। तीसरा प्रश्न है बच्चों कि दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था। पहले नेहरू जी को ये लगता था कि भारत के भोले भाले किसान जो हैं वो दुनियादारी या इस विश्व की बड़ी संस्कृति सभ्यता के बारे में नहीं जानते, बड़े क्षेत्रों के, प्रदेशों के बारे में नहीं जानते, परंतु जब उन्होंने उन लोगों से संपर्क किया तो उन्हें पता चला कि लोगों ने पुराणों से, महाकाव्यों से, यानी रामायण, महाभारत आदि में इस देश में फैले हुए बड़े बड़े नगरों के बारे में सुन रखा है। इस प्रदेश से बाहर के नगर, जैसे भारत से बाहर श्रीलंका है, उसके बारे में उन्होंने रामायण में सुन रखा है। ऐसे ही विदेशी संस्कृतियों का जिक्र उन्होंने उन लोगों से सुन रखा था जो लोग विदेशों में नौकरियां करके आते थे। साथ ही जो लोग पिछली लड़ाइयों में, बड़े जो ये कहें कि युद्ध हुए थे, उन लड़ाइयों में जिन लोगों ने जो लोग सम्मिलित हुए थे, हिस्सा लिया था, भाग लिया था, तो उन लोगों से भी वो लोग चर्चा किया करते थे। इसलिए वे लोग इन परिवर्तनों से अवगत थे। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी गांवों में होते थे जिन्होंने भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया था। तो इन लोगों से संपर्क के कारण किसान जो हैं बाहर की संस्कृति या ये कहें कि दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें जानते थे, जानकारी रखते थे, जिससे नेहरू जी को उन्हें समझा पाना आसान हो जाता था, सरल हो जाता था। चौथा प्रश्न है बच्चों कि किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे। यहाँ भारत माता का अभिप्राय जब किसान भारत भूमि को समझते थे तो उन्हें लगता था कि भारत माता का मतलब है भारत की भूमि, वो भूमि जिस पर वो निवास करते हैं, वो भूमि जो उन्हें अन्न देती है, जो उनका पालन पोषण करती है, या वो भूमि जो एक भारत भूमि के रूप में
प्रसिद्ध है, प्रचलित है, वो क्षेत्र, वो स्थान जिसे भारत कहा जाता है, उसे ही वो भारत माता समझते थे। दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है कि भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। नेहरू जी भारत माता किसे कहते थे? तो नेहरू जी का लोगों को ये समझाना था कि भारत माता केवल भारत भूमि को ही नहीं कहा जाता, यानी वो क्षेत्र जहाँ वो रहते हैं, निवास करते हैं या फिर खेती करते हैं, या पूरे इस भारतवर्ष का क्षेत्र ही भारत भूमि नहीं कहलाता। यहाँ जो पर्वत हैं, जंगल हैं, प्राकृतिक संपदा जितनी भी है, इसके साथ साथ यहाँ निवास करने वाली जितनी भी जातियां हैं, जितने भी लोग हैं, यहाँ की सभ्यता है, संस्कृति है, वास्तव में वही क्या है? भारत माता है। तो ऐसा बहुत ही विस्तृत दृष्टिकोण जो है भारत माता के प्रति नेहरू जी का था। नेहरू जी यहाँ के लोगों को भी भारत भूमि के साथ साथ लोगों को भी वो भारत माता ही कहा करते थे। अगला प्रश्न है कि आजादी से पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो पाठ में चर्चा हुई थी कि गरीबी और कर्जदारी किसानों की मुख्य समस्या थी। इसके साथ ही पूंजीपतियों, महाजनों, कर्जदारों, ठेकेदारों से जो लोगों से जो ब्याज या सूद जो हड़प लिया जाता था, अधिक ऋण जो लिया जाता था, वो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके साथ साथ पुलिस और जो भी प्रशासन था, उनके द्वारा जो जुल्म किए जाते थे, अत्याचार किए जाते थे, उनकी भूमि हड़प ली जाती थी। तो ये उस समय के किसानों की मुख्य समस्याएं थी। बच्चों, अगला प्रश्न जो है पाठ के आसपास से संबंधित जो प्रश्न हम जिक्र जिन पर करेंगे, प्रश्न है कि आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के क्या सपने थे। तो नेहरू जी चाहते थे कि भारत तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़े, भारत का आर्थिक विकास हो, भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए, यहाँ के सभी लोग पढ़े लिखे हों, निरक्षर हों, अंधविश्वास आदि जो है भारत से धीरे धीरे समाप्त हो जाए, गरीबी है, लोगों की अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएं और एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को जाना जाए। क्या आजादी के बाद वे सपने साकार हुए हैं? बच्चों, हम अगर आजकल की परिस्थितियों को देखें तो नेहरू जी के बहुत सारे सपने ऐसे हैं जो साकार हुए हैं। निरक्षरता पहले से कम हुई है, साक्षरता दर बढ़ी है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं लोगों में, ये समस्या भी कम हुई है। गरीबी जो है या पिछड़ापन जो है पहले जैसा था वैसा अब नहीं है, लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। परंतु अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं होता, सभी लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हैं, सभी जो किसान हैं वो पहले की भांति ही बहुत सारी और समस्याओं से ग्रस्त हैं। तो कुछ सपने ऐसे भी हैं जो साकार नहीं हो पाए हैं। भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? हम हमारे दृष्टिकोण की बात करें तो हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है एक विकसित देश बने, आत्मनिर्भर देश बने, या ये कहें कि हमारे देश की गिनती भी विश्व के जो विकसित देश हैं उनमें हो, और साथ ही साथ सभी लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, तकनीकी विकास की जानकारी सबको हो, ऐसा हमारा सपना है। आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है? हमारी दृष्टि में, या मैं अपनी बात करूं या अपने सबकी बात करूं, तो हम अपनी दृष्टि में ये चाहते हैं कि भारत माता से या हिंदुस्तान से हमारा अभिप्राय हो कि यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, श्रेष्ठ संस्कार जो हैं हमारे, इसके साथ साथ यहाँ के जंगल हैं, पर्वत हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, जीव जंतु हैं, हमारी सारी प्राकृतिक संपदा जो है, यहाँ रहने वाले सभी लोग हैं, ये ही वास्तव में हिंदुस्तान को परिभाषित करें। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है? पहले की स्थिति और अब की स्थिति में अगर चर्चा करें तो जैसे पहले पूंजीपति या उद्योगपति, कर्जदार जिनके हुआ करते थे लोग, या फिर ये कहें महाजन जो हैं जिनके ऋण का शिकार हो जाते थे किसान लोग, वैसी समस्याएं तो अब नहीं है। परंतु औद्योगिक क्रांति या ये कहें कि कृषि क्षेत्र में क्रांति आने के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति में, किसानों की स्थिति में सुधार भी हुआ है। पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज भी भारत में कृषि व्यवस्था है जो मानसून पर निर्भर है। भले ही उन्हें ऋण मिल जाता है खेती करने के लिए, परंतु मानसून की जब मार होती है, यानी सही समय पर फसल नहीं हो पाती, या ये कहें कि वर्षा आदि के कारण या अकाल आदि के कारण जब फसल चौपट हो जाती है, उस समय वो चाह करके भी अपना वो ऋण जो है बैंक आदि से मिला उसे उतार नहीं पाता, और आत्महत्या जैसी समस्याएं आज भी भारतीय किसानों में हैं। आज भी भारत का किसान ऋणग्रस्त है, कर्जदार है,
उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, भले ही हम उसे अन्नदाता कहते हैं, परंतु स्वयं का पेट भरने के लिए पर्याप्त अनाज भी उसके पास कई बार नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आज भी भारतीय किसानों में विद्यमान हैं। फिर अगला प्रश्न है कि आजादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, तो किन्हीं 10 नारों का संकलन करना है। बच्चों, हम चर्चा करते हैं कि करो या मरो, जैसे गांधी जी ने कहा। इसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस का था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, ठीक है। इसके साथ ही कि वंदे मातरम, जय हिंद, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, स्वदेशी अपनाओ। तो इस तरह बहुत सारे नारे जो हैं भारत में आज़ादी से पूर्व प्रचलित थे। इनमें से कोई भी 10 नारे आप इच्छा से लिख सकते हैं। भाषा की बात से संबंधित, व्याकरण से संबंधित 2 प्रश्न हैं बच्चों। पहला है कि नीचे दिए गए वाक्यों का पाठ के संदर्भ में अर्थ लिखना है। दक्षिण शब्द जो है तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द दक्षिण से बना हुआ है। दूसरा है पश्चिम, तो पश्चिम शब्द जो है पश्चिम से बना हुआ है। इसके साथ ही है यक्सा, यक्सा माने एक सा, एक समान शब्द है। जैसे इसमें आया था कि सभी किसानों की समस्याएं यकसा थी, यानी एक जैसी थी। एकजुट शब्द है, एकजुट का अभिप्राय होता है एक अंग, हिस्सा, खंड जिसको कह सकते हैं। इसके बाद अगला शब्द है डड्डे, तो डड्डे शब्द जो है बोझ के रूप में आया है कि हम अंग्रेजों के द्वारा या विदेशी शासन को हम एक डड्डे के समान, बोझ के समान ढो रहे हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप लिखने हैं। शब्द है आजादी, तो आजादी शब्द का जो विशेषण शब्द है वो है आजाद। जैसे हम आजाद भारत के नागरिक हैं, तो भारत संज्ञा शब्द से पहले जुड़ने वाला शब्द क्या है? आजाद हो जाएगा। आजादी इसका शब्द है। उसके बाद चमक शब्द से बन जाएगा चमकीला। ऐसे ही शब्द है हिंदुस्तान, संज्ञा शब्द है, तो इसका विशेषण बनेगा हिंदुस्तानी। विदेश शब्द का बनेगा विदेशी, सरकार से बनेगा सरकारी, यात्रा से बनेगा यात्री, पुराण से बन जाएगा पौराणिक, और अंतिम शब्द है भारत, तो भारत शब्द से बन जाएगा भारतीय। तो ये संज्ञा से विशेषण शब्द हमने बनाए। बच्चों, आशा करती हूँ पाठ और प्रश्नोत्तर आपको समझ में आए होंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।